जब हम आज कोरिया के बारे में सोचते हैं तो दो छवियां हमारे दिमाग में आती हैं। पहली व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित लोकतंत्र की सफलता की कहानी है, जबकि दूसरी तानाशाही के परिणाम स्वरूप उत्पीड़ित लोगों की दुर्दशा है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोरिया, जो एक सदी पहले एक ही देश था, बाद में कैसे विभाजित हुआ और कैसे दोनों देश वर्तमान स्थिति तक पहुंचे। ये 20वीं शताब्दी की शुरुआत में था, जब कोरियाई प्रायद्वीप का प्रशासन जापान के साम्राज्य के नियंत्रण में था। कोरियाई लोगों की दुर्दशा शुरू हुई। जापान ने 1910 में सदियों पुराने कोरियाई राजवंश को उखाड़ फेंका। अगले 4 दशकों में जापान ने कोरियाई लोगों पर क्रूरता बरती, जीवन शैली से वंचित करके कोरियाई संस्कृति को ही नष्ट करने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही ये कब्जा समाप्त हो सका, लेकिन कोरियाई लोगों की कमर टूट गई थी। 7 मई 1945 को जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ मित्र देशों की शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ धुरी शक्तियों की अंतिम कड़ी जापान को जीतने के लिए सेना में शामिल हो गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, जिसके बाद सोवियत संघ ने कोरिया के उत्तर से प्रवेश किया, जिस पर जापान का कब्जा था, और दक्षिण से संयुक्त राज्य अमेरिका। निर्णय कोरिया को 2 क्षेत्रों में विभाजित करने का था, जो कि जापान से स्वतंत्र था। पृथ्वी के समानांतर 38 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा सीमा के रूप में तय की गई थी। कोरिया के लोगों ने एक एकीकृत कोरिया की जो भी उम्मीद की थी, वो अमेरिका और सोवियत संघ के प्रशासन के नेतृत्व ने टुकड़े टुकड़े कर दी। सोवियत हित किम इल सुंग के नेतृत्व में जापानी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारियों को एकजुट करना और उन्हें सत्ता में लाना था। लेकिन अमेरिका ने कोरिया को साम्यवादी देश बनाना स्वीकार नहीं किया होता। अमेरिका ने एक ऐसे नेता को लाने की भी कोशिश की जो अपने निहित स्वार्थ पर काम कर सके। उत्तर में किम इल सुंग के नेतृत्व में एक शासन सत्ता में आया, जबकि दक्षिण में सिंगमान री को सरकार में प्रमुख रूप में चुना गया था। दोनों राष्ट्रों के लोगों ने न तब एक दूसरे को चुनौती दी, एक एकीकृत कोरिया के सच्चे शासक होने का दावा किया। इससे दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच तनाव में धीरे धीरे वृद्धि हुई। संघर्ष जून 1950 में युद्ध में बदल गया। उत्तर कोरिया के हजारों सैनिकों ने उस दिन दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। दोनों राष्ट्र के लोगों ने तब एक दूसरे को चुनौती दी। इस समय अमेरिका का ध्यान यूरोप के पुनर्निर्माण पर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन कोरिया का पूरी तरह साम्यवादी देश बनना अमेरिका के लिए अकल्पनीय था। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोरियाई मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करना संभव नहीं था। उत्तर कोरिया जानता था कि सोवियत संघ उसका साथी था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को डर था कि एक सीधा युद्ध दूसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, और तब तक सोवियत संघ एक परमाणु शक्ति बन चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सैन्य कार्रवाई के नाम पर कोरिया में हस्तक्षेप किया। 15 देशों के सैनिक संयुक्त राष्ट्र की सेना का हिस्सा थे, लेकिन उनमें से अधिकांश अमेरिकी सेना में से थे। जॉन मैकआर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना के आगमन के साथ दक्षिण कोरिया की रक्षा शुरू हुई। समुद्र और भूमि संचालन द्वारा अमेरिकी सेना द्वारा इंचियोन और फिर सियोल पर कब्जा करने के साथ युद्ध की दिशा बदल गई। आपूर्ति लाइनों में कटौती के साथ उत्तर कोरियाई उन्नति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। अमेरिकी युद्धक विमानों की आड़ में सेना 38वें पैरेलल से आगे बढ़ी, लेकिन चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बलों के आगमन को अपनी सीमाओं के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा। चीन ने लगभग 3 लाख पुरुषों की एक विशाल सेना को तैनात करके जवाबी कार्रवाई की। भारत सहित कुछ देशों ने पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि चीन युद्ध की ओर जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। इसलिए चीन के हमले ने अमेरिका को चौंका दिया। चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका अपने उन्नत सेबर जेट युद्धक विमान भेज रहा था। सोवियत संघ चीन की सहायता के लिए आया, क्योंकि चीन और उत्तरी कोरिया की वायुसेना अमेरिकी वायुसेना की तुलना में बहुत कमजोर थी। लेकिन यूएसएसआर ने स्पष्ट रुख अपनाया कि वे खुद को इस युद्ध में अलग रखेंगे। इसलिए सोवियत संघ ने चीन या उत्तर कोरिया के सैन्य प्रतीक चिन्हों को पहनकर इस युद्ध में अपने पायलटों और विमानों को भेजा। चीन और सोवियत संघ के हस्तक्षेप से उत्तर कोरिया अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हुआ। दोनों गुटों ने फिर 2 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन ना तो जीत हासिल की और न ही स्पष्ट ऊपरी हाथ। दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा बदलती रही।
युद्ध विराम के बाद 38वें समानांतर के साथ तत्कालीन नियंत्रण रेखा को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। फिर दोनों देशों के बीच 4 किलोमीटर चौड़ा डीमिलिटराइज्ड जोन बना। हालांकि इस क्षेत्र में कोई हथियार नहीं है। ये आज दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति वाला क्षेत्र है और इसका कारण ये है कि युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। कोरिया, जो एक ही राष्ट्र था, बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप के कारण 2 अलग अलग देश बन गए। आइए अगले वीडियो के जरिए समझते हैं दोनों कोरिया के बीच पहले 7 दशकों में क्या फर्क है।